जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें आप लोग को इकोनॉमिक्स का प्रश्न देखने को मिलेगा और इसमें 250 प्रश्न आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अच्छे से आप लोग देख लीजिए और इस वीडियो से आप लोग लगभग आप लोग को प्रश्न यानी 2 से 3 या 4 तक आप लोग को प्रश्न आ सकते हैं इस इकोनॉमिक्स जो टॉपिक इसमें आप लोग को कराया जा रहा है इससे। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए और फटाफट रिवीजन के तौर पे इसको देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से हो जाएगा। और आगे यहाँ 2 नंबर देख लीजिए कि जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 3 का देख लेते हैं कि चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है। तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए चीन हो जाएगा, आपको चाय का सर्वाधिक उत्पादक में हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए 4 नंबर देखिए कि BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है। तो कौन हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा, आपको राष्ट्रीय वयोश्री योजना होगा, राष्ट्रीय वयोश्री योजना हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। तो क्या हो जाएगा इसका 5 का आंसर आपको ये हो जाएगा कृषिगत विकास और उन्मुख वृद्धि हो जाएगा। 6 नंबर देख लेते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है तो यह देख लीजिए आपको कि थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। आगे यहाँ पे 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर देखिए बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक के बिलों की पुनर्कटौती करता है। यहाँ पे इसी को बैंक दर कहते हैं। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 8 नंबर देखिए 8 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो कौन हो जाएगा, तो 8 का आपको आंसर सी हो जाएगा, सहकारी कृषि हो जाएगा, सहकारी कृषि हो जाएगा। और यहाँ पे 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर हो जाएगा कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है। तो कौन हो जाएगा, 9 का आंसर आपको सी हो जाएगा कि अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन है, ऑप्शन सी आपको राइट हो जाएगा। आगे यहाँ 10 को देख लेते हैं। निम्नांकित में कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं था। तो कौन नहीं था, तो 10 का आंसर आपको सी हो जाएगा, चरण सिंह। कौन नहीं थे, तो चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। और यहाँ देख लेते हैं 11 को कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, यहाँ ऑप्शन देख लीजिए बी हो जाएगा, यानी 2012 से 2017 तक थी। और 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि आर्थिक नियोजन एक विषय है। तो एक विषय हो जाएगा, यह आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। और देख लीजिए 13 में कि निम्न में कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। तो कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर 13 का बी हो जाएगा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुधार वृद्धि हो जाएगा, सुस्थिर वृद्धि हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक NNP क्या है। तो इसमें 14 का आंसर आपको ए हो जाएगा, NNP = NGNP मूल्यह्रास हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ 15 को देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो यह किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। यहाँ 16 में देख लेते हैं कि GST किस तरह का कर है। तो GST जो है ना आपको अप्रत्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17 को देख लीजिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस डैश पर था। तो किस पर था, तो 17 का आंसर सी हो जाएगा, कृषि पर था। और 18 को देख लीजिए कि माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा था, 18 को ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यापार का संतुलन कहा जाता है। और 19 को यहाँ देख लीजिए, 19 में है कि उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत क्या कहलाती है। तो 19 का आंसर आपको बी हो जाएगा, औसत लागत कहलाती है। 20 में देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। तो सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक आपको 20 का यहाँ देखिए बी हो जाएगा, यानी भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। 21 नंबर देख लेते हैं कि यदि लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे अर्थव्यवस्था के लिए स्वाभाविक रूप से डैश के रूप में प्रकट होते हैं। तो यहाँ 21 का आंसर आपको हो जाएगा, 21 का आंसर सी हो जाएगा, यानी दायित्व हो जाएगा।
और यहाँ देख लेते हैं 20 को देखते हैं कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के अधीन आने वाले 4 कर दरें कौन सी हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आपको हो जाएगा, देखिए बी हो जाएगा कि 5% हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे हो जाएगा 12% हो जाएगा, 18% और 28% हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर देखिए कि घरेलू मुद्रा के वाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जा सकता है, तो इसको देखिए कि 23 का आपको बी हो जाएगा, यानी कि मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। 24 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर या शुल्क GST के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन हो जाएगा, तो 24 का आपको आंसर बी हो जाएगा, स्टम्प शुल्क। बाकी ये तीनों जो है आपको ऑप्शन, ये सभी GST के अंतर्गत आता है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का आंसर बी हो जाएगा, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना इसमें सही हो जाएगा। 26 को देख लीजिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो किसने तैयार किया था, तो यहाँ पे देखिए PC महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। 27 नंबर देख लेते हैं कि किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो 27 का आंसर आपको सी हो जाएगा, अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है, अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं 28 नंबर देखते हैं कि भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो यहाँ देखिए 28 का आंसर सी हो जाएगा, डी उदय कुमार। 29 नंबर देखिए कि इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो सबसे पहले कौन थे, तो यहाँ 29 का आपको बी हो जाएगा, CD देशमुख हो जाएंगे। और यहाँ 30 नंबर देखिए, अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी और रेशियो, यहाँ पे हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे 31 का देखिए कि इसमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। तो किसका किया गया था, तो यहाँ देखिए 31 का हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, नरसिम्हन समिति थे, नरसिम्हन समिति के द्वारा। और यहाँ देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व वाले उत्पादक के कारक है। तो इसमें कौन हो जाएगा, आपको 32 का आंसर हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, पूंजीवादी हो जाएगा। और यहाँ पे 33 नंबर देख लेते हैं कि भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो 33 का आपको ये हो जाएगा, 33 का ये हो जाएगा, संबंधित बैंक हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे 34 का कि कार्गो सेवा क्षेत्र की डैश गतिविधियाँ का एक हिस्सा है। तो हो जाएगा 34 का आंसर आपको हो जाएगा, बी हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 35 नंबर, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था। तो किसने किया था, तो 35 का आंसर आपको सी हो जाएगा, माल्थस हो जाएगा, माल्थस। 36 में देख लेते हैं कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसा होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 36 का आंसर आपको हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए कि समुद्री एवं हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष में की गई थी। तो किस में की गई थी, तो आपको यहाँ सी हो जाएगा, यानी 1975 में हो जाएगा। यहाँ देखिए 38 में कि इंद्रधनुष 2.0 डैश से संबंधित है। तो किससे संबंधित हो जाएगा, तो यह आपको हो जाएगा, देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का यहाँ पे देखिए पुनर्जीवीकरण से हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, यहाँ देखिए 39 का कि एक साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, मूल्यह्रास। 40 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो यहाँ 40 का आंसर ए हो जाएगा, खनन हो जाएगा। और 41 नंबर देख लेते हैं यहाँ पे कि जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था। तो किसको कर दिया गया था, देखिए 5वीं को कर दिया गया था। और यहाँ पे देखते हैं कि किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर डैश कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपको मांग लोच की कीमत हो जाएगा। 43 नंबर देख लेते हैं यहाँ पे कि भारत में कॉरपोरेट घरानों द्वारा यहाँ पे उपयोग किया जाने वाला वाणिज्यिक पत्र जो होता है CP वर्ष
डैश में शुरू किया गया था। तो यह आपको 43 का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1990 हो जाएगा। और यहाँ पे 44 में देखिए डैश व्यापार के लिए बाधाओं को कम करने और व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो क्या हो जाएगा, 44 का आंसर आपको ये हो जाएगा, व्यापार एकीकरण हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं 45 को कि आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डैश के निरंतर वृद्धि है। तो 45 का आंसर ये हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा, जीडीपी। 46 नंबर देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। तो ये हो जाएगा 46 का आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा हस्तशिल्प में। और यहाँ देख लेते हैं भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं। तो यहाँ 47 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी शराब उत्पाद शुल्क पर। और अब तो यहाँ बिहार में तो बंदे है आपको। और यहाँ पे देख लेते हैं 48 को, देखिए कि भारत में उदारीकृत विनियमन दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो आपको 48 का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1992 हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी डैश द्वारा प्रदान की जाती है। तो किसके द्वारा, तो यहाँ पे हो जाएगा, डी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा यहाँ अंतिम रूप से इसको प्रदान किया जाता है। 50 में देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो इसका कब किया गया था, तो देखिए 1 अप्रैल 1935 को हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। और देखिए यहाँ पे आगे कि पहली बार किस योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी। तो कब दी गई थी, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे यहाँ पे देख लीजिए 52 को कि भारतीय रुपये का अद्वितीय प्रतीक डैश का मिश्रण है। तो यह हो जाएगा आपको 52 का बी हो जाएगा। देखिए देवनागरी आर और रोमन आर, यह है संकेत। यहाँ आगे देख लेते हैं डैश भारत में सिक्के जारी करता है। तो कौन करता है, तो 53 का ए हो जाएगा, 53 का आपको ये हो जाएगा, यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और आगे यहाँ 54 को देख लेते हैं कि आर्थिक विकास आमतौर पर डैश से जुड़ा होता है। तो 54 का आंसर आपको इसका बी हो जाएगा, यानी मुद्रास्फीति हो जाएगा। और यहाँ आगे देते हैं यूपीआई। देखिए यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों को शक्ति प्रदान करती है। और यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट यहाँ पे इंटरफेस हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा, ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 56 को, देखिए यहाँ पे कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और यहाँ पे दर्दनाक मंदी किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा 56 का आंसर आपको ए हो जाएगा, और यहाँ पे अवसाद हो जाएगा। यहाँ पे देख 57 नंबर के भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर आपको बी हो जाएगा कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। 58 को देख लेते हैं कि राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है। तो डंपिंग का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपको, वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात हो जाएगा। और यहाँ 59 को देख लेते हैं कि मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो किसका किया जा सकता है, तो यहाँ पे आपको सी हो जाएगा, यानी मुद्रा आपूर्ति में कमी। और यहाँ 60 को देख लेते हैं कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जा सकता है। तो किस आधार पर, तो यहाँ डी हो जाएगा आपको, स्वामित्व हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 61 को देख लेते हैं। देखिए कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है। तो सबसे पुराना बैंक आपको देखिए यहाँ पे इलाहाबाद हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 62 को देखिए कि वस्तुओं के निम्न युगों में से कौन सा युग में संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है। तो संयुक्त मांग प्रदर्शित कौन करेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉफ़ी और चाय हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं उपभोग की औसत प्रवृत्ति को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो किस रूप में, तो यहाँ हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, नहीं कुल उपभोग कुल आय, कुल उपभोग और कुल आय हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। 64 को देख लीजिए कि आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। तो आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है, तो यहाँ बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष संबंध है, प्रत्यक्ष। 65 को देखते हैं किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है। तो किसका हो जाएगा, तो यहाँ 65 का डी हो जाएगा, देखिए निजी लेखा निर्माण हो जाएगा।
और यहाँ पे देख लेते हैं 66 कर के निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो राज्य सरकार के द्वारा कौन सा लगाया जाता है, तो मनोरंजन कर देखिए इसमें हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था। तो किसने किया था, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, स्मिथ के द्वारा। और यहाँ देखते हैं मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। देखिए आय की ज़रूरत है तो किसको, आय की। यहाँ देख लेते हैं कि विद्युत वाहनों पर जीएसटी की संशोधित दर कितने प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत हो जाएगा, तो यहाँ 5%। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं 17 का कि एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है, तो एकाधिकार जो हो जाएगा ना यहाँ पे ये हो जाएगा आपको पूंजीवाद से हो जाएगा, पूंजीवाद से हो जाएगा। 71 को यहाँ देख लेते हैं कि बड़ी फार्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं, तो 71 का आंसर आपको सी हो जाएगा, यानी अल्पाधिकार कहा जाता है। 72 को देखिए कि सरकार के व्यय कराधान और उधार लेने संबंधी नीति क्या कहलाती है, तो ये क्या होता है, तो देखिए 72 का आंसर आपको ये हो जाएगा, राजकोषीय नीति कहा जाता है। 73 को देखते हैं कि किसने कहा है कि अल्पावधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है, तो किसने कहा था, तो 73 का आंसर ये हो जाएगा कि किंज ने कहा था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारतीय रेल के राजस्व में निम्नलिखित में से किसका प्रमुख योगदान रहता है, तो किसका रहता है जाएगा आपको बी हो जाएगा, यानी माल यातायात का हो जाएगा, यानी मालगाड़ी का। और यहाँ पे देख लेते हैं 75 को कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आयोजित करता है, तो कौन करता है, तो 75 का आंसर सी हो जाएगा आपको कि राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक करता है। और 76 को देखिए कि अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं, तो इसको 76 का आंसर ये हो जाएगा आपको, यानी सस्ती मुद्रा नीति कहा जाता है। यहाँ देख लेते हैं 77 को कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो किससे हो जाएगा, तो 77 का बी हो जाएगा आपको, व्यक्तिगत यूनिटों से हो जाएगा। और 78 को देख लेते हैं कि बाजार दर निर्धारित की जाती है, तो यह निर्धारित की जाती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि तरलता अधिमान द्वारा। यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे 79 का कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने डैश से धन अर्जित किया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा यहाँ पे। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे 80 का देखिए कि भारत में शेयर बाजार के लिए प्रमुख नियामक प्राधिकरण कौन है, तो कौन हो जाएगा, तो 80 का आंसर सी हो जाएगा, सेबी हो जाएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड हो जाएगा। और यहाँ 81 को देखिए प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर 81 का डी हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय आय, और यहाँ वाई हो जाएगा आपको कुल जनसंख्या हो जाएगा। और यहाँ पे 82 को देखते हैं कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है, तो किस पर निर्भर होगा, तो 82 का आंसर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन, बाजार कायाकार और पूंजी निर्माण हो जाएगा। 83 को देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो 83 का आंसर आपको सी हो जाएगा, रेगनर फ्रीज के द्वारा किया गया था, फ्रीज। और यहाँ पे देख लेते हैं कि उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है, तो उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ हो जाएगा 84 का आंसर आपको 84 का ए हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए कि उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। 85 को देखते हैं गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था, तो पहली बार किस योजना में दिया गया था, देखिए 5वीं योजना जो था 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें जोर दिया गया था। 86 में देखिए किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था, तो 86 का आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, 12वीं हो जाएगा। और यहाँ 87 को देखिए किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल्य बताया था, तो किस में बताया था, तो 87 का आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 88 नंबर देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य डैश को बनाए रखना होता है, तो इसमें 88 का आंसर आपको डी हो जाएगा, यानी मूल्य स्थिरता हो जाएगा। 89 को देखते हैं कि विकास का अर्थ है कि आर्थिक वृद्धि और तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 89 का आंसर डी हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा। और यहाँ 90 को देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम
किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है 90 का हो जाएगा बी हो जाएगा, मुद्रा संचालन संबंधित है। और 91 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया प्रकाशित करता है, तो कौन करता है, तो 91 का आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। और 92 को देख लेते हैं कि बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ ए हो जाएगा, आपको देख लीजिए यहाँ पे देखिए स्टैट्यूटरी और लिक्विडिटी और रेशियो हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे यहाँ निम्न कारण से GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद के श्रम की भागीदारी क्रमशः है, तो यहाँ पे क्रम है जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। 94 को देख लेते हैं कि भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किया जाता है, तो ये हो जाएगा 94 का सी हो जाएगा आपको, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। 95 देखते हैं कि भारत में किसके आमदनी पर कर की शुरुआत की थी, किसके आमदनी पर कर की शुरुआत की थी, तो 95 का आंसर सी हो जाएगा, जेम्स विल्सन हो जाएगा। 96 हो जाएगा कि देश में हो जाएगा कि सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, तो यह कब की गई थी, तो 96 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि 10वीं योजना में की गई थी। 97 को देख लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है, तो यह कहाँ हो जाएगा आपको, तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, नोएडा में हो जाएगा। 98 को देख लीजिए कि आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है, तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, स्फीति के साथ होता है, स्फीति के साथ होता है। 99 को देख लीजिए, यहाँ पे 99 का हो जाएगा कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो इसमें हो जाएगा डी हो जाएगा ऑप्शन, उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे कि अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार हो जाएगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, यानी सभी हो जाएगा। और 100 को देख लेते हैं, देखिए कि जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह डैश स्थिर कहलाती है, तो क्या हो जाएगा, स्थिति कहलाती है, तो 100 का आंसर बी हो जाएगा, द्विपक्षीय एकाधिकार कहलाता है। देखिए फ्रेंड, इसमें आप लोग को 100 कवर किया गया है और बाकी जो बच रहा है 150 वो भी आप लोग को जल्द कवर कर दिया जाएगा।